अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अप्सा कोमल। सबसे पहले बात करेंगे, जब से तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, करप्शन और सिफारती ताल्लुकात समेत दीगर अमूर पर तो ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो पार्लियामेंट की कारकर्दगी पर कई सवालात उठ रहे हैं। 4 माह में पार्लियामान ने एक भी कानून साजी नहीं की। इस अरसे में कोई बिल मंजूर नहीं हो सका। कभी हुकूमत संजीदा नजर नहीं आई तो कभी हिज़्ब इख्तलाफ की जानिब से बेजा एहतजाज सामने आया। अब मसला ये है कि मौजूदा सियासी कशमकश मईशत पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। इसी हवाले से हम सवाल करेंगे अपने पैनल से, और सवाल इस तरह से है, कानून साजी सिफर है, पार्लियामान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, कहीं हुकूमती हठधर्मी नजर आती है तो कहीं अपोजिशन का मुसलसल एहतजाज। सियासी तनाव मईशत समेत तमाम शोबों को मुतासिर कर रहा है। पार्लियामेंट की मौजूदा हालत का जिम्मेदार कौन है? 2 ऑप्शन है, हुकूमत या फिर अपोजिशन यानी हिज़्ब इख्तलाफ। सबसे पहले इरशाद भट्टी साहब, आपकी तरफ आएंगे। आप क्या समझते हैं, कौन है जिम्मेदार इसका? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जिम्मेदार हैं जी। हुकूमत इसलिए कि खा मखा की बयानबाजियाँ हुई, नैब अदालतों की तर्जमानी, नैब और अदालतों की तर्जमानियाँ हुई, फजूल किस्म की ज़बान दराजियाँ हुई, और हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन को एक नया इशू, नया मामला और नई चीज़ दे देते थे, जिस पर बस फिर एक लंबी बहस शुरू हो जाती थी। अगर सर झुकाकर अपने एजेंडे, वादों, दामों पर फोकस करते तो आज ये मसाइल ना होते। अपोजिशन इसलिए है कि अपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लीडरशिप के, उसका काम ही एक है कि अपनी लीडरशिप का दिफा और मुबैना करप्शन और लुट मार में नए नए दुर्फुतनियाँ, नए नए तरीक़ाकार को अल्हम्दुलिल्लाह सामने लाना और नैब समेत इदारों पर चढ़ाई करना। अपोजिशन का ये हाल है कि 5 महीनों में, गुज़श्ता 5 महीनों में नवाज शरीफ साहब से मरियम औरंगज़ेब, जरदारी साहब से चांडियो और कायरा साहब तक सैकड़ों बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टीवी शोज़ और असम्बली में तकरीरें, मगर एक वाकआउट या एक इhtजाज महंगाई पर नहीं, बेरोज़गारी पर नहीं, अवामी टैक्सों पर नहीं, सारे का सारा यानी 4 सूबों का मतलब अब अपोजिशन के नज़दीक ये है कि बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, बलोचिस्तान, पंजाब, KPK और सिंध ख़त्म हो गया, ये 4 आ गए। उनके नज़दीक यही पाकिस्तान, चारों पाकिस्तान है, और इन्हीं के मसाइल और इन्हीं के वसाइल और इन्हीं की सारी चीज़ों पे वो गुम है अल्हम्दुलिल्लाह। और PAC के चेयरमैनी मिलने के बावजूद, मर्जी की कायमा कमेटियों की चेयरमैनियाँ मिलने के बावजूद, साद रफीक और नैब के रिमांड पर होकर प्रोडक्शन आर्डर्स मिलने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उनका एहतजाज जारी है, और ये तब तक जारी रहेगा जब तक उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जब तक उनसे सवाल पूछे जाते रहेंगे, जब तक उनको कहा जाता रहेगा कि भाईजान ये चुन्नी मुन्नी मनी ट्रेल दे दो, ये मुबैना लुटमार जो हुई है आपके दौर में ये किसने की है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जिम्मेदार आप समझते हैं, दोनों जिम्मेदार हैं आपके ख्याल में। न्याई साहब, अगर ये सिलसिला चलता रहता है तो फिर उसके नताइज क्या निकल सकते हैं और फिर जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो जी ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो हुक्मरान हैं, ये इनका एक बदतरीन जुर्म है जो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कमिट कर चुके हैं। अब ये देखें कि इस वक्त जो मुआशी जो हमारी बदहाली है और जहाँ हम आ रहे हैं और जो खदशात या ख़तरे की घंटियाँ हमारे कानों के पर्दे फाड़ रही हैं, वो 2019 के बारे में वो तखमीने है जिसने आपके सवाल को जन्म दिया है और जो हमारी बहस का जो है वो बहस बना है। देखिए जी, आप ये देखें कि मुआशी जो थे हुकूमत का तर्जमान, वो 5 महीने वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग अटेंड करते रहे और उनको ये पता ही नहीं चला था कि ये मुआशी तर्जमान नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं इस हुकूमत की नाअहली का कि डॉक्टर फ़रक सलीम साहब जो एक पिछले साल से हुकूमत को डिफेंड भी कर रहे थे, PTI की गवर्नमेंट की मुआशी पॉलिसी को उजागर भी कर रहे थे, और जब वो आ गए तो उसके बाद भी डिफेंड कर रहे थे, उनके बारे में अब आगे पता चल रहा है कि वो उसका हिस्सा नहीं थे। आपका इतनी जो मईशत जो शरह सूद है वो 10% पे पहुँच चुकी है, 6% हमारा तखमीना था, उससे ऊपर हमारी ग्रोथ होनी थी, वो 3% से कम तखमीना है, बेरोजगारी बढ़ने का खतरा है, इसका कोई ताल्लुक नहीं। IMF के बारे में वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो सकी, कोई कन्फ्यूजन पूरा है। असद उमर साहब के बारे में अभी तयन नहीं हो सका कि आया वो उससे सीरियस गुफ्तगू करने की तरफ मायल है या नहीं है।
आपके गर्दिशी कर्जे जो है 362 अरब बढ़ चुके हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो ये कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जो ग्रेजुएशन है, जो कि बेसिक ग्रेजुएशन है, वो यकदम जो है ना आबादी हमारी बढ़ गई है और एनरोलमेंट की तादाद कम हो गई है। ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही एक भयानक किस्म का जो दौर है, लगता है कोई अफरीत है जो पकड़ने के चक्कर में है और कोई आसेब का साया है जिस मुल्क में वो मुल्क के ऊपर आ गया है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपके पास गुंजाइश नहीं है। ये बहुत संजीदा टॉपिक्स हैं और हमारे जो ये कहते थे मेरे पास 200 बंदूक इकोनॉमिक टीम है, यही कंटेनर पे खड़े होकर मैंने अपनी आंखों सुना था। उन्होंने कहा मेरे पास 200 बंदूक इकोनॉमिक टीम है, मेरे पास बिस्किट्स हैं। इसका ताल्लुक जो असेंबली के अंदर जो कुछ नहीं हो रहा, कानून साजी नहीं हो रही, इसका जो आपने मुआशी बदहाली है वो अपना कानून साजी के हवाले से आप सवाल उठा रहे हैं। न्याय साहब ये बात आगे लेके चलेंगे आपकी। न्याय साहब हुकूमत का ऑप्शन ले रहे हैं। साफी साहब, मईशत के हवाले से यकीनन बहुत गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसका जिक्र भी कर रहे हैं हफीजुल्लाह न्याई साहब। अब हुकूमत तो करप्शन का ही जिक्र करती रहती है, कानून साजी नहीं होती हुई नजर आ रही हमें। आप क्या समझते हैं, सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? मेरे ख्याल में ना हुकूमत जिम्मेदार है और ना अपोजिशन जिम्मेदार है। तो लोगों ने इनको वोट दिए हैं, तो फिर बहरहाल अगर अवाम है तो वही लोग जिम्मेदार है जिन्होंने उन लोगों को हुकूमत दे दी जिनको हुकूमत करना नहीं आता, और उन लोगों को अपोजिशन दे दी जिनको अपोजिशन करना नहीं आता। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि जिन्होंने वोट दिए हैं वो जिम्मेदार हैं, और दोनों का ही ऑप्शन हम समझ सकते हैं, हुकूमत या हिज़्ब इख्तिलाफ। ठीक है, ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये लेजिस्लेशन कानून साजी करना हुकूमत का काम होता है, अपोजिशन का काम नहीं होता। कानून लाना हुकूमत का काम होता है। आप कोई कानून लेकर तो आएँ, उसके बाद आप ये कहें कि अपोजिशन कैरी नहीं करने दे रही, अपोजिशन इस कानून को मंजूर नहीं करने दे रही, या इस कानून को लाने में रुकावट पे। अभी कानून आया ही नहीं तो आप कैसे अपोजिशन को जिम्मेदार करार दे सकते हैं? आपने कोई कानून बनाया है अब तक? कोई असेंबली के एजेंडे पर आया है कोई कानून? तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट खुद ही इंटरेस्टेड नहीं लग रही कानून साजी में। वो तो ऑर्डिनेंसेस की बात कर रहे हैं कि हम ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए कानून साजी करेंगे। तो जब एक माइंडसेट ही यही है कि हम कानून साजी के तहत करेंगे, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म ने खुद अनाउंस किया था कि वो हर बुध को आके पार्लियामेंट PM क्वेश्चन आवर शुरू करेगा, लेकिन नहीं हुआ। ऑपोजिशन तो अपने इश्यूज़ को रेस करती रहती है, आपको प्रॉब्लम डिफेंसिव पे डालती रहती है। आप ये तो बताएं कि ये कानून ने हमने पेश किया था और अपोजिशन की वजह से ये कानून जो है इस पर बहस नहीं हो सकी या आगे नहीं आ सका। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट सोली इस 5 महीने में गवर्नमेंट इज सोली रिस्पॉन्सिबल। ठीक, रीमा, कौन पार्लियामेंट को अहमियत नहीं दे रहा इस वक्त, हुकूमत या फिर ऑपोजिशन? अच्छा, मेरी समझ मुख्तलिफ है और मुझे लगता है कि इतनी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है जितनी कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मेरी नज़र में जो कानून साजी है वो एक जल्दबाजी का काम नहीं है, उसमें हमेशा वक्त लगता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी ममालिक में भी। अभी 5 महीने हुए हैं और हमें लग रहा है कोई कानून पास नहीं हुआ, क्या हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है। आप पिछले गवर्नमेंट का टेन्योर देखें, उन्होंने पहले कवानीन जो है 1 साल बाद पास किए। पीपल्स पार्टी का टेन्योर देखिए, उन्होंने मेरा ख्याल है एक कोई छोटा सा कानून था जो 2-3 महीने में पास किया, उसके अलावा उन्होंने भी 6 महीने के बाद कवानीन का पास किए। तो ऐसा कोई हैरानी की या घबराहट की बात नहीं है कि कानून पास क्यों नहीं हो रहे, बल्कि और टाइम देना चाहिए। एक एक लफ्ज जो कानून में जाता है वो अहम होता है, और मेरा ख्याल है हमारा तो बल्कि उल्टा मसला है कि हम बहुत जल्दी कानून पास कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उनका इफेक्ट क्या होगा, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी ये कि भी गवर्नमेंट 3-4 बिल्स हैं जो उन्होंने टेबल किए हैं, बहुत से प्राइवेट मेंबर बिल्स हुए हैं, सेनेट में भी हुए हैं, असेंबली में भी हुए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, शायद वो इतना नहीं देखते, हमें लगता है कि सिर्फ लड़ाई होती है पार्लियामेंट में, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे कवानीन हैं जो डिबेट हो रहे हैं। आखिरी बात कि मेरा ख्याल है बहुत से पार्लियामेंटेरियन पहली बार इलेक्ट हुए हैं इस बार, उनका उस तरह से तजुर्बा नहीं है, वो फाइंडिंग देयर फीट, वो अपने तजुर्बे से सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन और बेहतर होते हुए देखेंगे। कानून आप समझती हैं कि इतनी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है पार्लियामेंट की इस वक्त? एक आखिरी बात अब तक कि लेकिन मेरा ख्याल है हुकूमत ने कुछ कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं
ऑपोजिशन की खातिर, चाहे वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात क्यों ना हो, आपके प्रोडक्शन ऑर्डर्स क्यों ना हो। तो शायद अब हमें देखना चाहिए कि जो ऑपोजिशन है वो भी एक तरह से अपनी विल दिखाए कि कहीं स्मूथली चले। गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा आपको नजर आया है। इसके ऊपर हमारे तजियाकारों की राय आपने जानी। एक और अहम मामला है जिसके ऊपर गुफ्तगू होगी रिपोर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात के बाद गैर मामूली इकदाम के तौर पर फौजी अदालतों का कयाम अमल में लाया गया था। 4 सालों में मिलिट्री अदालतों ने 617 मुजरिमों को सजाएं सुनाई हैं, जिनमें से 346 को सजाए मौत जबकि 271 को मुख्तलिफ मुकदमात में कैद की सजाएं सुनाई गई हैं, जबकि 56 मुजरिमों को फांसी दी जा चुकी है, जबकि 4 को बरी किया गया है। इन अदालतों के कयाम के बाद से दहशतगर्दी के वाकयात में कमी देखी गई है। अब इन अदालतों की मियाद खत्म होने को है और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इस हवाले से कहा है कि मिलिट्री अदालतों की मियाद में तौसी करने या ना करने का फैसला पार्लियामान को करना होगा। इसी हवाले से हम सवाल करेंगे अपने पैनल से और सवाल इस तरह से है, मिलिट्री अदालतों में तौसी का फैसला पार्लियामान का काम है DGISPR। फौजी अदालतों के कयाम के बाद दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी देखी गई है। क्या पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस मकाम पर आ गया है कि अब फौजी अदालतों जैसे गैर मामूली इकदाम की जरूरत नहीं? हाँ या नहीं में जवाब देना होगा। मजहर अब्बास साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे, क्या समझते हैं आप? देखिए, अगर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें तो जाहिर है वो उस मकाम तक नहीं आया है कि वो इस चीज़ में, और ये जाहिर है पार्लियामान की और गवर्नमेंट की कमज़ोरी है कि हम अपना सिस्टम ही बेहतर नहीं कर सके। देखिए 1997 में जब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट आया था 97 में, तो उस वक्त एंटी टेररिज्म कोर्ट का बुनियादी पर्पज़ यही था और उसमें उस कानून में ये था कि 7 दिन के अंदर फैसले किए जाएं और 7 दिन के अंदर फैसले बाज़ सिचुएशन में हुए भी। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि जब हायर कोर्ट्स में ये मुकदमात जाते थे तो वहाँ सालों अपीलें पेंडिंग हो जाती थी। आज भी अगर आप देखें तो कई मुकदमात ऐसे हैं कि जिनकी अपीलें 15-15 साल से पेंडिंग है। तो अगर आपका ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि जी क्या आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा हुआ है, तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये क्यों नहीं हुआ? क्या हम इसी चीज़ पे एक एडहॉकिज्म पे ही मुल्क को चलाते रहेंगे? यानी सिंध में 20-25 साल हो गए हैं रेंजर्स को आए हुए। आप इन 20-25 साल में पुलिस को क्यों नहीं इम्प्रूव कर सके कि वो रेंजर्स को रिप्लेस कर सकें? और बात सिचुएशंस में ऐसा हुआ भी, तो मेरा ख्याल है एक वो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अगर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि आपका जस्टिस सिस्टम ऐसा हुआ है, तो जवाब है नहीं। इस पे आपका जवाब नहीं होगा। लेकिन मिलिट्री कोर्ट बहरहाल सॉल्यूशन नहीं है मसले का, हल नहीं है। ठीक है, रीमा आप क्या समझती हैं? शुक्रिया अफसा। मेरा जवाब भी नहीं है। अभी हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत सी खामियां हैं और अक्सर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जिन लोगों ने जुर्म किया होता है वो बरी हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसकी जो वजह है वो फौजी अदालतें खुद हैं। 4 साल पहले जब APS का सानिया हुआ तो हमारे पास एक मौका था कि उसको एज ए ट्रिगर इस्तेमाल करके रेडिकल रिफॉर्म्स होते क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। लेकिन जैसा हमने पहले देखा है, पाकिस्तान में हमने एक गैर मामूली इक़दाम को प्रेफरेंस दी और मिलिट्री कोर्ट्स कायम कर दिए। हमने नहीं ये सोचा कि मिलिट्री कोर्ट्स जब हो गए कॉन्स्टिट्यूट तो गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी थी वो बिल्कुल बदल गई, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि सजाएं हो रही हैं तो वो जो एक तरजीह देनी चाहिए थी क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म को वो नहीं दी गई। और यह हमने सिर्फ फौजी अदालतों के केस में नहीं अफसा और भी बहुत जगह देखा है। मजहर साहब ने 1997 के एंटी टेररिज्म एक्ट का हवाला दिया। जब वो लॉ आया तो वो भी एक एक्सेप्शनल कानून ही था, लेकिन हमने देखा है 21 साल हो गए हैं, उसने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिस्प्लेस कर दिया है। अक्सर जो हमारे केसेस हैं वो अब एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में, चाहे वो रेप के हो, मर्डर के हो, डकैती के हो, वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में चलते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ तवज्जो आती ही नहीं है, पहले एंटी टेररिज्म एक्ट की वजह से, फिर पोपा जैसे कवानीन की वजह से, और अब दहशतगर्दी की जो अदालतें फौजी बनी है उनकी वजह से। जब तक हम इस तरह के गैर मामूली इक़दाम उठाते रहेंगे और रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हम इसी तरह इस एक्सेप्शनलिज्म डॉक्ट्रिन में ही फंसते चले जाएंगे। और देखिए ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, इस पे तो इनकी जो कन्विक्शन रेट है 100% के करीब है। कोई भी मामूली अदालत, सिविलियन अदालत
फेयर ट्रायल के गारंटीज पूरे करती हो, वो 100% कन्विक्शन रेट कैसे आपको देगी? पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि जो मिलिट्री अदालतें हैं, इन्होंने सवालात उठाए हैं पेशावर हाई कोर्ट ने कि इनकी जो कन्फेशंस के इतने हाई रेट्स क्यों हैं? क्या वो कन्फेशंस वॉलंटरी थी? क्या अपने आप को अपना दिफा करने का हक हर मुल्जिम को दिया गया? ये सब बहुत अहम सवालात हैं जो फौजी अदालतें उठाती हैं, जिसकी वजह से इनके 100% कन्विक्शन रेट है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम इससे वैसे कंपेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप फेयर ट्रायल का किसी को हक देते हो, उनको प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मानते हो, तो कुछ तो आपके एक्विटल्स होंगे ही ना। तो ये दो मसाइल हैं बहुत अहम। जब तक मिलिट्री कोर्ट्स चलती रहेंगी, प्रायोरिटी गवर्नमेंट की आएगी नहीं कि वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करे। तो मेरा ख्याल है अब हमें इसको खत्म कर देना चाहिए, इस पूरी जो एक हमारी सर्कुलर एक जो पूरा ये सिस्टम है कि हम एक्सेप्शनल मैकेनिज्म बनाते चले जाते हैं और आम जो सिस्टम है वो बिल्कुल ही हमारी प्रायोरिटी नहीं रहता। जी, सलीम साफ़ी साहब, जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है अब उसको सुनते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, या फिर अभी जो सूरत हाल है उसको देखते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में ही तौसीह कर दी जाए? देखिए, तो इससे मेरे ख्याल में जो लोग इसके हामी भी थे वो भी ये राय रखते थे कि ये मुस्तकिल हल नहीं है, दायमी हल नहीं है। दूसरा, हम अगर अभी ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी बड़ी हद तक कंट्रोल हो गई है और उसका क्रेडिट हम अगर मिलिट्री कोर्ट्स को देते हैं, तो फिर अगर वाकई कंट्रोल हो गई है तो फिर एक ये भी सवाल है कि क्या इसके एक्सटेंशन की जरूरत है या नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पार्लियामेंट इसको एक्सटेंशन देती है या जुडिशरी इसको वेलिडेट करती है तो वो एक लिहाज से अपने नाकामियों का एतराफ़ करती है। उस वक्त भी जब इसकी मंजूरी दी गई थी तो आपको याद होगा कि बाद पार्लियामेंटेरियन उस वक्त रोए भी थे। अभी भी यकीनन हमारी अदालतों में भी सुकून है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुकून है, लेकिन ये जो अदालतें होती हैं, सजाएं होती हैं, ये मसले का दायमी हल नहीं है। नहीं, मैं साफ़ी साहब आप सवाल के जवाब में ऑप्शन ले रहे हैं। शाद भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, बिल्कुल ज़रूरत है इसकी। जैसे आपने अभी बताया कि 717 केसेस फ़ौजी अदालतों को भेजे गए, 646 केसेस पर फैसले हुए, 345 को सज़ाए मौत हुई, 296 को सज़ाएँ हुई, 5 बरी हुए, 56 को सज़ाए मौत हो चुकी। अब ये ज़हन में रखिएगा कि फ़ौजी अदालतों को केसेस भेजने का एक बाकायदा प्रोसीजर होता है कि कौन सा केस कहाँ फ़ौजी अदालतों को भेजना है। ये नहीं है कि हर केस वो उठा के खुद ले लेते हैं। और दूसरी बात है, मुल्ज़मान को सफाई देने का मौका मिलता है, वकील भी दिया जाता है। ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इस वजह से है कि बिलाशुबा अब हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन अभी भी हम हालत जंग में, अभी तक दहशतगर्दी और दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया नहीं हुआ। दूसरी वजह, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और गो के 1997 में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट आया, लेकिन इसमें सज़ाओं का तयन तो हुआ मगर सज़ाओं तक पहुंचने का सारा प्रोसीजर वही है जो अंग्रेज़ों ने दिया हुआ था। और तीसरी वजह, दहशतगर्दी के मुकदमात में आम अदालतों में कानूनी सुकम होते हैं, पुलिस को प्रोटेक्शन नहीं होती, वकला को प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जजेस को प्रोटेक्शन नहीं होती, ये सब दबाव में आ जाते हैं, दहशतगर्द होते हैं सामने, हाई प्रोफाइल होते हैं सामने, और कई प्रोसिक्यूटर्स कत्ल हो चुके हैं। लिहाजा अभी आप बिलाशुबा इसको मुस्तकिल ना कीजिए, लेकिन एक मरतबा या कम अज़ कम जब मुकम्मल सफाई तक या आगे मज़ीद बेहतरी आने तक फ़ौजी अदालतों की ज़रूरत है और इसे होना चाहिए। जी ठीक, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। न्याजी साहब, फिर आपके ख्याल में? जी रीमा, आप ऐड कर लें, फिर हम न्याय साहब की तरफ चलेंगे। जी अफसा, देखिए जो पेशावर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है वो मेरा ख्याल है भट्टी साहब को भी पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जो जी रीमा, मैंने पढ़ी है, उन्होंने पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत लंबी पढ़ी है वो, और उसमें नहीं पढ़ी। और उसमें 72-70 जो उन्होंने छोड़ भी दिए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरी नजर से गुजरे हैं, लेकिन ये मुल्क का मसला है, इसमें जजमेंट का या और चीजों का नहीं होता। अच्छा, तो अब बात ये थी कि फौजी अदालतों की प्रोसीडिंग्स किस तरह होती हैं, वो तो हम पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट से हमें कुछ पता लगता है। और क्योंकि भट्टी साहब ने कहा कि दिफा का हक है, मैं आपको इसीलिए पेशावर की हाई कोर्ट की जजमेंट का हवाला दे रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा है उस जजमेंट में कि सब जो कन्विक्शंस हैं वो कन्फेशंस की बेसिस पे हैं। सब कन्फेशंस जो है वो एक ही टोन में, एक ही राइटिंग में लिखी गई हैं, एक ही बात करती हैं, और जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए एक कन्फेशन लेने में वो नहीं लिए गए।
और जो दिफा का हक है वो जो कॉन्विक्ट्स हैं उन्हें नहीं दिया गया। एक ही वकील है जिसने सबको डिफेंड किया है, पंजाब से वकील है, ये भी नहीं पता कि वो जुबान बोलता है कि नहीं, जो अक्यूज्ड हैं या कॉन्विक्ट्स हैं वो बोलते हैं। तो इन सब वजूहात की वजह से पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है। इससे हमें पता लगता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स की अदालतें हैं मिलिट्री की, ये फेयर ट्रायल जो पाकिस्तान में एक आईनी हक है हर शख्स का, वो पूरा नहीं करती। ठीक, अब साहब मुझे भी एक मिनट, एक सेकंड दीजिए। और दूसरे दूसरी कंसर्न ये है कि ये फैसले जो है ये फैसले पब्लिक नहीं किए जाते। एक ये दूसरी जो कंसर्न है वो ये है कि हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है कि जी ये सजा हुई है, वो फैसला क्यों नहीं पब्लिक होता? अगर वो उसने अल्टीमेटली अपील में जाना ही होता है तो फैसला पब्लिक करें। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ताकि ये पता चल सके कि फेयर ट्रायल हुआ है या नहीं हुआ। ट्रायल के तरीकाकार के ऊपर आप लोग बात करें। भट्टी साहब आप ऐड कर लें। देखिए दोनों ठीक हैं, कंसर्न जो रीमा के हैं या जो मज़र साहब के हैं, कंसर्न ठीक है, लेकिन हम ये ज़हन में रखिएगा कि हम हालते जंग में हैं और ये अदालतों की ये जो हमारी मौजूदा जुडिशल सिस्टम है ये फेल हुआ था तो ये बनी है, ये डिलीवर नहीं कर सका था तो ये बनी है। तो इस वक्त बड़ी ज़रूरत है, जब हालते जंग में हो उस वक्त आइन, इंसानी हकूक, जो बंदे मार के 200 बच्चे मार के आए होते हैं उनके क्या इंसानी हकूक, हमें कैसे पता है किसने मारा है जब तक फेयर ट्रायल नहीं होगा? फेयर ट्रायल का मकसद ही ये तो कभी भी नहीं हुआ ना कि उन्होंने ये तो कभी भी नहीं हुआ ना कि उन्होंने राजा बाजार से 2 बंदे पकड़ के तो कह दिया कि आपने बच्चे मारे हैं। कहीं ना कहीं से जाहिर है वो पूरा सिस्टम होता है, सारा कुछ होता है। यही बात लेके भट्टी साहब की तरफ, यही बात लेके हम न्यायी साहब की तरफ जाते हैं। ठीक है रीमा और भट्टी साहब, न्यायी साहब जो गुफ्तगू हो रही है आप क्या समझते हैं इस बारे में, और सवाल के जवाब में आप क्या ऑप्शन लेंगे? देखिए मेरा कोई ऑप्शन नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि चाहे हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो डिप्लीटेड है, चाहे उसमें सुकम है, उसको इंप्रूव करना चाहिए। ये मिलिट्री कोर्ट्स कहां से आ गई? मैंने अब से उस वक्त बहुत लिखा था, वेवनली लिखा था। फिर आप ये देखें कि ये अगस्त 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में आगे चैलेंज हुई, और उसके बाद 11-6 का स्प्लिट डिसीजन था जिसमें इसको जो है उन्होंने अप्रूव किया या रेक्टिफाई किया वट एवर। तो उसके बाद 2 हफ्ते के बाद राहिल शरीफ साहब ने 6 बंदों को, मिलिटेंट्स को फांसी दी और एपेक्स कोर्ट ने उसको सस्पेंड कर दिया, उस फांसी को। वो बिल्कुल रीमा ठीक करी पेशावर हाई कोर्ट को, तो बाद में आया, ज्यादा कमेंट के साथ आया। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स की जो फांसी हैं ये बिल्कुल तरीकेकार नहीं है, मुनासिब। ये ऐसे ही है कि वो तो फिर हमारे पास पहले भी चल रहा था, मिसिंग पर्सन हजारों और सैकड़ों की तादाद में थे। क्या उससे हमारा कोई चीजें रुक गई थी या रोक सकते थे? खुदा के वास्ते इस मुल्क के दारों को अंडरमाइन ना करें। इस मुल्क के दारे अंडरमाइन हुए हैं तो ये मुल्क इस स्टेज पे पहुंचा है। दारों को क्यों नहीं स्ट्रेंथन करने? अब भाई ये मुल्क के हमारे जज बिल्कुल फारिग हैं, उनके पीछे जो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको इंप्रूव नहीं कर सकते। क्या अगर वो इतना बड़ा रॉटन सिस्टम हो गया तो फिर मिलिट्री कोर्ट इलाज नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट ले आए, जो कोई एंटी नारकोटिक्स कोर्ट्स हैं जी, दहशतगर्दी कोर्ट्स हैं जी, नैब कोर्ट्स हैं जी, ये क्या स्पेशल कोर्ट्स क्या होती हैं? 90 दिन का रिमांड दे जी। हम यहाँ पे इतने बेईमाना तरीके से मसाइल का होते हैं, बड़े बड़े कत्ल, बड़े बड़े लीडर्स के कत्ल हमने हैंडल किए इन कोर्ट के सिलसिले में। कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो पिछले 5, 10, 15 साल से हमें एक नई डेफिनेशन दी जा रही है और रीडिफाइन किया पाकिस्तान के सारे सिस्टम को, ये यकीनन इसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट है इनका। आसमा जहांगीर केस ने जब हुआ था तो आसमा जहांगीर ने और कमरान मुर्तजा साहब ने चैलेंज किया था 21st अमेंडमेंट को, और जब 6 बंदों को सजा दी थी वो भी आसमा जहांगीर का केस था, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहिल शरीफ साहब की अप्रूव की हुई सजाओं को सस्पेंड कर दिया था। तो इस मुल्क के अंदर सैनिटी आएगी, कभी कोई शऊर, फहम, फरासत कभी को आएगा। हमने अक्ल को लगाम देनी है या हमने ये शॉर्टकट और क्विक फिक्सेस इस मुल्क को देते रहेंगे? इस क्विक फिक्सेस से इस मुल्क की जान छुड़वाएं। ये आज तक हम रात को सोचते हैं, इमीडिएटली आगे स्पर ऑफ द मोमेंट फैसला करते हैं कि जी एपीएस हो गया, इसका इलाज जो मिलिट्री कोर्ट है तलवार रख के सारी असेंबली ने ऐसे आप समझते हैं कि ये इलाज नहीं है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ही हर सूरत बेहतर बनाया जाए, वही कुछ कर दिया जो कहने को कहा गया।
लेकिन आप ऑप्शन इसके ऊपर कोई नहीं ले रहे। साफी साहब, आप मेरा क्या जो कुछ लिखेंगे ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मदर साहब ने जैसे क्लैरिफाई किया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और अपनी बाकी कोर्ट को स्ट्रेंथन करना, इंप्रूव करें। ठीक है। मेरा बड़ा क्लियर कट है इसमें। ये अब मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि एक तो ये कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया है तो यकीनन ये सिर्फ हम तजज़िया-निगार मुल्की हालात को जहन में नहीं रखते, बल्कि हमारे जजेस भी जब इस तरह के फैसले करते हैं तो ये सारी चीज़ें उनके भी पेश नज़र होती हैं, मुल्क की ज़रूरियात भी और मुल्क को लाहिक खतरात भी। और फिर ये जब पेशावर हाई कोर्ट के वैसे तो पूरे मुल्क के शहरियों ने और जजेस ने भुगता है इस मामले को, लेकिन सबसे ज़्यादा इन ट्रैक्स को फेस किया है खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर के जजेस ने। तो ये अगर उन्होंने ये डिसीजन दिया है तो कुछ ये सारी चीजें उन्होंने भी मद्देनजर रखी होगी। फिर एक और चीज कि अगर तो ये जरूरी है तो एक मेरे ख्याल में इटली के तरफ से रीमा मुझे करेक्ट कर सकती है, ये भी हो सकता है कि आप जजेस की शनाख्त को न रखते, उनको पर्दे के पीछे रखें कि उनकी शनाख्त जाहिर न हो। और फिर हमारी जुडिशरी तो इस वक्त इतनी बहादुर हो गई है, हम सब दिन रात उसकी तारीफ करते, कितने बोल्ड डिसीजन देते हैं। हमारे ख्याल में आसिया का केस जो था कई गुना ज्यादा बोल्ड डिसीजन था, जो कि जजेस ने अपनी जानों को हथेली में रख के वो डिसीजन दे दिया है। तो अगर उस तरह के डिसीजन जजेस कर सकते हैं तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? ठीक, रीमा मैं एक हल्ला करूंगा। रीमा प्लीज मेरी फिर आपने रीमा सॉरी मेरी नहीं कि आप चाहे हटा दें, उसका मतलब ये निकलता है कि मिलिट्री को आपका क्वेश्चन जो है उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल आंसर है वो ये निकलता है कि हमें मिलिट्री कोर्ट्स चाहिए, हमें मिलिट्री कोर्ट्स नहीं चाहिए। न्याय साहब आपके जवाब में कोई ऑप्शन नहीं लिख रहे हम। रीमा जी, अफसर साफी साहब का जो सवाल है वो बहुत अहम है। देखिए, हम ये नैरेटिव, एक रेट्रिक ये है कि खौफ की वजह से जजेस जो हैं वो क्विट कर देते हैं दहशतगर्दों को, लेकिन अगर आप ये केसेस उठा के देखें जिसके अंदर बरी किया जाता है तो जो वजूहात हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। वो वजूहात ऐसी हैं कि प्रोसिक्यूशन ने केस सही तरह से प्रेजेंट नहीं किया, सही कवानीन अप्लाई नहीं किए, इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से नहीं हुई, ठीक तरह से सबूत सामने अदालत के पेश नहीं किए गए। तो अगर आप ये जस्टिस फाइज ईसा कबल की एक सुप्रीम कोर्ट की एक फैसला है उनका, उसके अंदर उन्होंने सारी वजूहात का डिटेल में उन्होंने डिस्कस उनको किया है। तो ये वजह जो भट्टी साहब ने दी कि लोग डर जाते हैं, असल में अगर आप केसेस उठा के देखें तो ऐसा नहीं है। तो इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसिक्यूशन को, कवानीन को। मिलिट्री कोर्ट्स तो कोई हल नहीं है, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इसके ऊपर हमारे तमाम तजियाकारों ने नहीं को ऑप्शन लिया। नियाजी साहब ने इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन ऑप्शन कोई नहीं लिया। सानिया, मॉडल टाउन के हवाले से नई JIT तश्कील दे दी गई है। बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़श्ता साल 5 दिसंबर को पंजाब हुकूमत ने मॉडल टाउन केस में असर-ए-नौ तहकीकात के लिए नई मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का फैसला किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इससे मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी गई थी। अब खबर यह है कि महकमा दाखिला पंजाब ने नई मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है। इस सिलसिले में जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी के सरबरा IG मोटरवेज AD ख्वाजा होंगे। कमेटी के दीगर अरकान में ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो और हेडक्वार्टर पुलिस से नुमाइंदे शामिल किए गए हैं, जबकि पंजाब से कोई भी अफसर इस कमेटी में शामिल नहीं है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने सानेहा मॉडल टाउन पर नई JIT की तश्कील का खैर मकदम किया है, जबकि कुछ अरसा पहले नून लीग के सरबरा और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने यह कहा था कि उनका JIT का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। इसी के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से, और हमारा सवाल इस तरह से है, टाउन सानेहा की नई JIT तश्कील पंजाब से कोई अफसर शामिल नहीं किया गया। नवाज शरीफ कह चुके हैं कि उनका JIT का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। क्या फरीकैन नई JIT के नताइज मान लेंगे, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम चलेंगे हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ। नियाजी साहब, आप क्या समझते हैं जब इस ख्यालात का इजहार कर चुके हैं नवाज शरीफ कि उनके लिए अच्छा नहीं रहा JIT का तजुर्बा? JIT इंतहाई आजमूदा, रूह अफजा, फरत बख्श फार्मूला जो है बन चुका है। JIT को एक फंदा समझें, जिस गर्दनों के नाप ले के उसके मुताबिक फंदा तैयार किया जाता है। तो नवाज शरीफ की गर्दन का नाप लिया हुआ है, बाकी भी अपोजिशन के लोगों की जो बंदा कोई बोलता है उसकी गर्दन का नाप ले लिया जाता है
उसके मुताबिक GIT आ जाती है, और फिर JRD की जो ज़ियाई तरकीबी हैं ये तो वैसे ही मुंह चढ़ के बोल रहे हैं कि इससे क्या देना है। तो ये एक फंदा है JIT, और अगले की गर्दन का नाप लेके उसके मुताबिक ये फंदा जो है वो तैयार कर दिया जाएगा। ठीक, रीमा, पंजाब से कोई अफसर इस JIT में शामिल ना होने से भी को भी किस तरह देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है पिटिशनर्स जो थे उन्होंने ये कहा था कि पंजाब से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है उसको असरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि जो अक्यूज्ड है वो भी पंजाब से है। मुझे तो नहीं समझ आती इस कंसर्न की, लेकिन खैर अब जो JIT है उसमें नहीं है कोई पंजाब से। मेरा भी जवाब ना नहीं है। मेरा ख्याल है किसी को मंजूर नहीं होगा, कोई ना कोई पार्टी ऐसी होगी जिसको इस JIT का भी फैसला मंजूर नहीं होगा। और ये पॉलिटिकल एक तरह से नौयत का केस बन चुका है, और ये दिस विल बी वन ऑफ दोज केसेस जो कभी सॉल्व नहीं होगा। एक के बाद एक इसमें कोई ना कोई मसाइल आते रहेंगे, लेकिन एक तरह से एक फंदे की तरह ये लटकता रहेगा फरीकैन के ऊपर। आप नहीं समझती इत्तेफाक को? इरशाद भट्टी साहब, कोई नहीं मानेगा जी, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है? कभी किसी ने यहाँ कुछ माना है कि इससे मान जाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बाकी JIT वाकई फंदा है गर्दनों पे, मगर उन गर्दनों पर जो कभी किसी फंदे में नहीं आया करती थी। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ साहब से ये भी पूछ लें कि JITs की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि आप सारे थे कानून से बालातर, और आपने इदारे बना अपने घरेलू मुलाजमीन के हवाले कर दिए थे। पनामा JIT क्यों बनाना पड़ी? सब के सामने। उसमें मेरे हुक्मरानों ने क्या लतीफ़े सुनाए? सब के सामने। और मनी लॉन्ड्रिंग पर JIT क्यों बनाना पड़ी? सब के सामने। उस JIT में क्या कुछ आया? सब के सामने। साढ़े यहाँ मॉडल टाउन हुआ, वैसे तो सानिया कारसाज, बल्दिया टाउन, फैक्ट्रीज और वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। सानिया मॉडल टाउन हुआ, हुक्मरानों को शाम तक पता ही नहीं था किस कब केस लटकाने की बातें, केस में इल्तवा डालने की बातें, रिपोर्ट छुपाने की बातें, और फिर 3-4 साल में कुछ नहीं हुआ। बल्कि एक और सुन लीजिए कि जिस शाम ये हुआ, ये रात हुआ, उससे अगली शाम पंजाब पुलिस ने एक FIR दर्ज करवाई उनके खिलाफ जिनके बंदे मरे थे। तो वो भी केस अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 350 पेशियां हो चुकी हैं और वो भी केस चल रहा है, यानी जिनके बंदे मले उन पर ही केस पंजाब पुलिस ने बनाया और वो केस भी चल रहा है। तो इन कानून के हवाले से होते हुए जब आप दबाव माफियाज होंगे, जब आप एक अजीबो गरीब दबाव होगा, तो फिर तो ये बनानी पड़ेगी, और अच्छी बात है, बनाना चाहिए, ताकि जब इनको कुछ होश आए कि इदारों को बेहतर करें। अब सर एक करेक्शन है, केस ट्रायल कोर्ट में है और हाई कोर्ट जो है नाम इंक्लूड करना जो है, हाई कोर्ट के नाम इंक्लूड करने में पहले इसको खारिज कर चुका है सरकार, इन नामों को। ये हाई कोर्ट का डिसीजन है और केस ट्रायल कोर्ट में है और उसके अंदर चल रहा है, इसलिए ये कहना कुछ नहीं हुआ, यह अदालतों को अंडरमाइन करने वाली बात है। ठीक, साफी साहब, नून लीग जो पहले JIT से खौफजदा है, ये JIT कैसी साबित होगी उनके लिए? वो तो JIT से अपने उसकी वजह से खौफजदा होंगे, लेकिन मैं अगर मजहर साहब मुझे सुन रहे हैं तो ये रावणवार साहब पे कितने लोगों के कत्ल का इल्जाम है, मावराए अदालत कत्ल का? ख्याल है अगर 94 से 96 लगा लें तो उस दौरान जितने लोग एक्स्ट्रा जुडिशली मारे गए हैं उनमें चंद पुलिस ऑफिसर्स के नाम है जिनमें रावणवार भी शामिल है। हाँ, और उनके लिए भी एक JIT बनी थी, उजैर बलोच के लिए भी एक JIT बनी थी। एक तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये पंजाबी और नॉन पंजाबी का इन्होंने किस बुनियाद पे निकाल लिया। अब तो पंजाबी पुलिस अफसरान या बाकी अफसरान के सरबराह वो बुजदार साहब हैं। फिर दूसरी बात ये कि ये क्या डोमिसाइल पे फैसला किया गया है या क्या? AD ख्वाजा साहब तो खुद वो भी तो पंजाबी हैं। एक तो मुझे ये पंजाबी और नॉन पंजाबी की समझ नहीं आई कि ये किस बुनियाद पे किया गया है। फिर यकीनन बहुत जुल्म किया था उन लोगों ने जिन लोगों ने इन मासूमों पे गोलियां चलाई थी, लेकिन मेरे ख्याल में उन लोगों ने भी उन मासूमों और मुअक्किलीन के साथ कम जुल्म नहीं किया जो इस पे अपनी सियासत चमकाते हैं। और अगर इनके सियासी वारिसीन की बजाय अगर उनके अपने लवाहिकीन मुद्दई बनते तो शायद ये मामला कई मंथ के अंजाम तक पहुंचा। अगर नवाज शरीफ वगैरह ने वो गफलत की है तो जरा कोई वो तारीख भी लिख ले कि इस बुनियाद पे कितनी मरतबा सौदाबाजी हुई और कितनी मरतबा सियासत चमकाई गई। ठीक, मजहर साहब, कि ये किस बुनियाद पे कहा हो गया ये क्योंकि ये दरख्वास्त की गई थी कि पंजाब से अफसर ना शामिल हो, और सवाल के जवाब में क्या समझते हैं आप? देखिए, जवाब तो मेरा नहीं है। हर चीज़ में एडहोकिज्म, ये JIT का जो कॉन्सेप्ट है
इसको भी हमने इतना बेदरेग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ये याद रखिए कि मर्डर केसेस, चाहे वो इस तरह का जिस तरह मॉडल टाउन में मैसेकर हुआ, और उस वक्त भी मैंने पहले दिन से ये मेरी पोजीशन थी कि वज़ीर आला पंजाब को रिज़ाइन करना चाहिए था, लेकिन कभी भी इस तरह के मुकदमात की हमेशा, चाहे आप जुडिशल कमीशन बनाएं कुछ भी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वाहिद हल होता है। JIT कभी भी मसले का हल नहीं होता। एक रेंजर्स के हाथों एक नौजवान मारा गया था, उसकी JIT ने फाइंडिंग्स दी थी कि वो उसको लाइन ऑफ ड्यूटी में मारा है। यानी अजीब व गरीब चीज़ें होती हैं, और अल्टीमेटली JIT, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 JITs हैं जिसमें 10 साल की जमहूरियत को लपेट दिया गया, उस JIT में, उन JITs में और इन JITs में फ़र्क ये है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। अब ये जब आप पंजाब गवर्नमेंट बनाएगी तो इसको कैसे दूसरी पार्टी कबूल करेगी? ऑलरेडी केस ख़त्म कर दिया गया है। इतनी JITs, इतने ट्रायल्स के बाद वो केस वैसे ही ख़त्म हो गया है, एविडेंसेस वैसे ही ख़त्म हो गए हैं। अब जो भी फाइंडिंग्स आएगी उसको जाहिर है दूसरा फरीक कबूल नहीं करेगा। तो हमने एक ऐसे केस को जो बहुत ही ओपन केस था, उसे इस तरह की चीज़ों में उलझा के जुडिशल कमीशन वगैरह में ख़राब कर दिया है। आप भी नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। हम इस सवाल के जवाब में हमारे तमाम तजियाकारों ने नहीं का ऑप्शन लिया। आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।